Hello students, welcome to the CBSE पाठशाला powered by Vision Point Private Limited. As you all know, हमने अपनी एक ऐप लॉन्च की है CBSE पाठशाला जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिलेगी। ओपन करिए गूगल प्ले स्टोर और हमारी ऐप को डाउनलोड करिए और सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट और डिफरेंट रिनोन फैकल्टी से आप पढ़िए और यकीन मानिए यहाँ पे इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रही हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। अब आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो देखी होगी इसी चैप्टर की द लास्ट लेसन की, उससे मैंने आपको समरी बताई है और मैंने जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा, तो आज मैं आपके सामने हूं। आज इस चैप्टर का हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आज की वीडियो में और आने वाली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैं क्या क्या कवर करूंगा आपके साथ, ये मैं आपको बताता हूं। मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर का। I'll tell you about characters of the story. I will give you a full explanation of this story, word by word, line by line. And we will discuss important question and answers. अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। कहते हैं ना, किसी भी चैप्टर को समझने के पहले अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाए, उसका बैकग्राउंड पता चल जाए, तो समझने में आसानी रहती है। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडे, यह मैंने आपको समरी में बताया था। He narrates about the year 1870 when the Prussian forces under Bismarck attacked and captured France. 1870 में Prussian forces ने अटैक किया फ्रांस पे और कब्जा कर लिया। The French district of Alsace and Lorraine went into Prussian hands. और जो फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट थी अल्सास और लोरेन, ये अब किसके कब्जे में आ गई? प्रशियन फोर्सेस के कब्जे में आ गई। The new Prussian rulers discontinued the teaching of French in the school of these two districts. और प्रशियन फोर्सेस ने सबसे पहले आक्रमण किया क्या? ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट थी फ्रांस की, अल्सास और लोरेन, अब यहां पे फ्रेंच जो सिखाई जाती थी उसको इन्होंने स्टॉप, बंद कर दिया और अब वहां पे कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी? जर्मन सिखाई जाएगी। The French teachers were asked to leave, और जितने भी वहां पे जो टीचर्स थे जो फ्रेंच पढ़ा रहे थे उन सबको जाने के लिए बोल दिया गया। Now M. Hamel, अब इस स्टोरी में जो टीचर है, फ्रेंच टीचर है, उनका नाम है M. Hamel. M. Hamel could no longer stay in his old school, और अब M. Hamel जो पिछले 40 सालों से जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, अब उनको वहां रुकने की इजाजत नहीं थी। Still he gave the last lesson to his students with utmost devotion and sincerity as ever. एक टीचर के अंदर यही 2 क्वालिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिवोशन, सिंसेरिटी। जैसे कि आप लोगों की डिमांड मेरे पास आती है, सर समरी पे वीडियो बनाइए, सर चैप्टर को फुल एक्सप्लेन करिए, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करिए, सर कैरेक्टर्स के बारे में बताइए थोड़ा। तो यहां पर एम हेमिल भी अपने आखिरी, जिस दिन उनका लास्ट डे था स्कूल में, उन्होंने उसी डिवोशन, उसी सिंसेरिटी के साथ अपना लास्ट लेसन कंप्लीट किया, बच्चों को पढ़ाया। On such student of M. Hamel, France, who was dated French class, and M. Hamel's ardent rod came to the school that day, thinking he would be punished as he had not learned his lesson on participles. अब बात करते हैं, ये आप इमेज देख सकते हैं, स्टूडेंट है फ्रांस। अब फ्रांस जो था उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, और दूसरी बात वो एम हेमिल के हाथ में जो हमेशा आरएन का रूलर रहता है उससे उसे बहुत डर लगता था। और उस लास्ट जिस दिन वो स्कूल नहीं था उसका मन, उस दिन उसका एम हेमिल के टीचर ने उसे होमवर्क भी दिया था कि उन्हें पार्टिसिपल्स पढ़ के आना है, क्लास में उनसे उसके ऊपर सवाल किए जाएंगे। बट ऑन रीचिंग स्कूल, आप देख सकते हैं, बट ऑन रीचिंग स्कूल ही फाउंड हैमिल dressed in his fine Sunday clothes
and the old people of the village sitting quietly on the back benches. और जब वो डर के मारे स्कूल पहुंचता है तो वो देखता क्या है कि आज तो उसकी जो टीचर है एम हेमिल, उन्होंने डिफरेंट कपड़े पहन रखे जो कि मोस्टली वो संडे को पहना करते थे। ये जो क्रिश्चियंस होते हैं, ज्यूस होते हैं, ये जब चर्च जाते हैं संडे को तो वेल ड्रेसअप होकर जाते हैं। तो इन्होंने कुछ डिफरेंट कपड़े पहने और उसने एक नई चीज और देखी कि क्लासरूम में पीछे की जो बेंचेस है उस पर गांव के ओल्ड विलेजेस बैठे हुए हैं, बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। It was due to an order for Berlin. That was the first day when he realized for the first time that how important French was for him, but it was his last lesson in French. अब ये ऑर्डर आया कहां से था कि अब कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी, आज से फ्रेंच पढ़ाना बंद। ये ऑर्डर आया था बर्लिन से। और जो फ्रांस था, जिसका मैंने आपको बताया कि उसका पढ़ाई में मन लगता नहीं था, अब उसको समझ में आ रहा था कि ये उसकी जो लैंग्वेज है, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है, कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज उस लैंग्वेज का आखिरी लेसन है और उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। जब आप स्कूल में अपनी क्लास में होते हो और टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो आपका माइंड कहीं और होता है। कुछ बच्चे ग्राउंड की तरफ देख रहे होते हैं, कुछ आफ्टर स्कूल उन्हें क्या एक्टिविटी कर दी उसके बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ क्लास में ही कुछ मिस्चीवियस एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। बट जब एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर सामने आता है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको तुरंत याद आता है सर ने मुझे उस दिन ये लेक्चर दिया था और मैं उस दिन अटेंटिव नहीं था। अगर उस दिन मैंने ध्यान से लेक्चर सुना होता तो आज मुझे इस सवाल का जवाब आता। तो फ्रांस कुछ ऐसी ही फीलिंग उसके अंदर आ रही थी कि उसने इस लैंग्वेज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी और देखो आज इसका लास्ट लेसन है। मतलब आज के बाद ये लैंग्वेज पढ़ा ही नहीं जाएगी, अब मैं इसको लाइफ में दोबारा सीख ही नहीं पाऊंगा। The story depicts the pathos of the whole situation about how people feel when they don't learn their own language. Pathos means दुख। इस पूरी कहानी में आपको पता चलेगा कि पूरी जो सिचुएशन है कि लोग कैसे क्या सोचते हैं जब वो खुद अपनी भाषा नहीं सीख पाते। वी आर इंडियंस, हम और आप हिंदुस्तानी हैं। हम लोग मोस्टली दो लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, दिस इज आवर मदर टंग, और इंग्लिश ये हमारे प्रोफेशन, हमारे करियर में हमें बहुत हेल्प करती है। और आपके स्कूल में आपको जब आप इंग्लिश लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो टीचर्स आपको इंग्लिश में आपको ग्रामर, आपको स्टोरीज, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, वोकैबुलरी बिल्डिंग, प्रोनाउंसिएशन, जब ये सारी चीजें सिखाते हैं तो आपका माइंड कहीं और होता है। वो लेक्चर इतना बहुत ही खास इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट नहीं करते और जब टाइम खत्म हो जाता है तब आपको एहसास होता है कि आपने क्या खो दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बस आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में आप जो आज पढ़ रहे हैं वो आपको आज ही कंप्लीट करना है, उसको आप कल पे ना छोड़ें। राइट, आगे बढ़ते हैं। It tells us about the significance of one's language in one's life for the very existence of our race and how important it is to safeguard it. लैंग्वेज की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। मैंने सुना था चाइना के बारे में। चाइना में क्या होता है कि अगर आपको चाइनीज नहीं आती है तो चाइनीज आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, वो चाइनीज लैंग्वेज में ही बात करेंगे। आपको एक ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ेगा। सेम चीज मैंने जापान के बारे में भी सुन रखी है कि जापान में अगर आप विजिट करते हैं और अगर आपको जापानीज से कुछ बात करनी है, जापानीज पीपल से, तो आपको उनकी ही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी या किसी ट्रांसलेटर को हायर कर लीजिए जो आप उससे इंग्लिश में बोले और वो उनको जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताए। इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है, दे रिस्पेक्ट देयर मदर टंग। वो अपनी लैंग्वेज की इज्जत करते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हम लोग को भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं आपको थोड़ा इस कैरेक्टर के बारे में। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, हमें एक कहानी सुनाई किसने। ये कहानी के नरेटर है फ्रांस।
A young boy. It's a young school boy in the French region of Alsace-Lorraine in the 19th century. 19th सेंचुरी की कहानी है। अल्सास लोरेन एक डिस्ट्रिक्ट, एक जगह है, वहां पे एक फ्रेंच नाम का एक स्कूल बॉय, छोटा लड़का था। फ्रेंच इज अ डॉडलर। डॉडलर जो घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, जो बहुत ही मोस्टली आप कह सकते हैं लेजी है, आलसी होते, लथाजिक होते। फ्रांस इज अ डॉडलर व्हेन इट कम्स टू स्कूल वर्क, प्रेफरिंग टू स्पेंड टाइम इन द वुड्स और बाय द लोकल रिवर ओवर गोइंग टू क्लास। जब उसे अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना होता था तो वो नहीं करता था, वो बाहर घूमने निकल जाता था, जंगल चला जाता, नदी के पास घूमने लगता। He doesn't like learning its French grammar lessons. उसे अपना ही फ्रेंच लैंग्वेज सीखना बहुत बुरा लगता था। And when the story begins, तो जब कहानी की शुरुआत होती है, is terrified that his negligence will be found out by his teacher, Gaston M. Hamel. और डर कब जाता है? जब आज एम हेमेल उससे ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक था, पार्टिसिपल्स, उसके बारे में सवाल करने वाले थे और उसको तो उसका एक शब्द भी नहीं आता था। France comes to a new appreciation of its education, however, when Prussian authorities who have occupied its home region announced that school will no longer be taught in French. और उसको उस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस तब पता चली जब प्रशियन फोर्सेस ने ये अनाउंस किया कि अब यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, अब जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। बट इन जर्मन, अपॉन हियरिंग दिस न्यूज, फ्रांस फील्स अ ग्रेट सेंस ऑफ रिमोर्स। रिमोर्स मीन्स पछतावा, रिग्रेशन, रिग्रेट कर रहा था वो। एंड रिग्रेट नॉट टेकिंग हिज फ्रेंच एजुकेशन मोर सीरियसली व्हाइल ही स्टिल हैड द चांस। और उसे दुख किस बात का होता है? जब उसके पास मौका था तब तो उसने इस लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी, ना इस लैंग्वेज को सीखा। और आज प्रेशर फोर्सेस ने ये अनाउंस कर दिया कि अब आपको फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो उसका जो मौका था पढ़ने का, जिसको उसने सीरियसली नहीं लिया, अब वो मौका गवा चुका है। तो ऐसा काम आप ना करें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं इस स्टोरी के स्कूल टीचर एम हेमिल की, जो 40 ईयर्स से अल्सास लोरेन में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। एम हेमिल वाज अ ट्रू फ्रेंच मैन, टीचिंग एट अल्सास फॉर 40 ईयर्स, 40 साल से पढ़ा रहे थे। ही हैड बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स पीपल। और अल्सास लोरेन वो जो जगह थी, वहां के लोगों के वो एक हिस्सा बन चुके थे। ही वॉज एन ऑनेस्ट टीचर, एक ईमानदार टीचर थे। He did not blame his students alone for poor learning. एक अच्छा टीचर वही है। अगर बच्चे को कुछ नहीं आता तो इसको हमको ये स्टूडेंट पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट की गलती नहीं है। गलती क्यों नहीं? क्योंकि एक स्टूडेंट है, उसका काम है सीखना, और एक टीचर, एक पेरेंट, एक एल्डर का काम है सिखाना। He also held himself responsible for the same. और कहीं ना कहीं वो खुद को भी जिम्मेदार मानते थे कि इस बच्चे में अगर एक कमी है तो शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी भी कोई गलती हो सकती है। इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। ही वॉज वेरी पेट्रियोटिक, बहुत ही देशभक्त आदमी थे। एज ही अपील टू हिज कंट्रीमैन टू होल्ड फास्ट टू द मदर टंग, टू बी फ्री फ्रॉम द पर्शियंस। और वो यही कहते थे कि अगर तुमको इन पर्शियन से आजादी चाहिए तो अपनी भाषा कभी मत छोड़ना। According to him, the French language was the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world. और एम हेमिल की बात करें तो उनके लिए जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, सबसे ज्यादा बहुत खूबसूरत भाषा थी, मोस्ट क्लियर और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज थी ये। ही वॉज डीपली अटैच टू द स्कूल। बहुत, जैसे कि मैं आप लोगों से बहुत ही ज्यादा अटैच हूं, उसी तरीके से एम हेमिल अपने स्कूल से बहुत ज्यादा अटैच थे। अटैच हम लोग कहां से होते हैं? इमोशन, फीलिंग्स। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बहादुर थे, स्ट्रॉन्ग थे। ही वॉज रियली रिग्रेटफुल फॉर नॉट मेकिंग सिंसियर एफर्ट टू टीच फ्रेंच टू हिज कंट्रीमैन। उन्हें भी दुख हो रहा था कि उन्होंने अपने लोगों को और अच्छे तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई। At the end, he became so emotional that he could not speak. और इस कहानी के एंड में आप देखेंगे वो इतने ज्यादा भावुक, इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं
कि उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकलते। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। अब ये जो वर्ड मैंने देखिए ऊपर लिखा हुआ ग्लॉस, ये आपको मेरी हर स्लाइड में देखने को मिलेगा। इसका मतलब है एक्सप्लेनेशन। मैं आपको ये कहानी क्या कर रहा हूं, मैं ये कहानी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट? ओके, आई, स्टोरी स्टार्ट होती है आई से। हु इज आई? दिस बॉय। और ये कौन है? ये है फ्रांस। अ यंग स्कूल बॉय, यही तो हमें कहानी सुना रहा है। ही इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन मैं स्कूल के लिए सुबह बड़ी देर से निकला और मैं लेट हो चुका था। एंड वॉज इट ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और उसे डर भी था कि मैं, अब हम लोग भी, आप लोग भी स्कूल के लिए जब लेट होते हैं तो आपको किस चीज का डर लगता है? योर टीचर विल स्कोल्ड यू और योर प्रिंसिपल विल कैच, इफ हिल और शी विल कैच यू देन डेफिनेटली दे विल स्कोल्ड यू। डांट पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है, ट्रेनिंग भी हो सकती है। Especially because MML had said that he would question us on participles. और उसे डर इस चीज का था कि आज तो बिल्कुल डांट पड़ दी है, क्योंकि आज तो जो मेरे टीचर है MML, आज वो हम लोग से पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे जो उन्होंने हम लोग को पढ़ाया था। पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक टॉपिक है। इसमें वर्ब की फॉर्म्स पता चलती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे आपका गो, गोज, गॉन, गोइंग, राइट, सारी वर्ब की फॉर्म चेंज होती है पार्टिसिपल्स के बारे में। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, ये इंपॉर्टेंट है। MML पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के बारे में, बट फ्रेंड्स डिड नो एनीथिंग। उसे तो एक शब्द भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स का, कुछ नहीं मालूम था उसे। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं कहीं आज स्कूल नहीं जाता, मैं कहीं बाहर घूमता हूं, नदी किनारे चला जाता हूं, कहीं पर भी बाहर घूमता हूं। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods. अब देखिए वो हमको बाहर का सीन भी बता रहा है। बाहर बहुत ही रोशनी थी, बहुत ही ब्राइट डे था, मतलब सनरेज, सूरज निकला हुआ था, सूरज की सनरेज पड़ रही थी। बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़ियों की चहकने की आवाज आ रही थी। चर्पिंग इज द साउंड ऑफ बर्ड्स। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। सॉमिल लकड़ियां काटने की मशीन, आरा मशीन जिसे बोलते हैं, और प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। इस लाइन का मतलब अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखें तो आप ध्यान से समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पे देखिए सोल्जर्स है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब ये सारी चीजें इसको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। द डे वॉज वेरी ब्राइट, बर्ड्स वर चर्पिंग, सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और स्कूल में टीचर इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स। दैट वाज हिज होमवर्क, वो उसका होमवर्क था जो उसने किया नहीं था, उसे कुछ नहीं मालूम था। तो ये सारी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी उसके स्कूल की बजाय। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। मगर वो हिम्मत करके स्कूल की तरफ बढ़ता है। When I passed the town hall, there was the crowd in front of the bulletin board. अब ये देखिए फोटोग्राफ बने के लगाइए टाउन हॉल की। हर शहर में गवर्नमेंट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती है जहां से वो न्यूज स्प्रेड करते हैं सिविलियन सिटीजन्स में। तो जब फ्रेंड्स वहां से टाउन हॉल से पास हो रहा था तो वहां पे उसने भीड़ देखी, और भीड़ किसके सामने थी? बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड आपने कई सालों तक रोजाना देखा है अपने स्कूल में। प्रिंसिपल ऑफिस या स्कूल ऑफिस के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा रहता था।
जहां पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स स्कूल के बारे में पता चलती रहती थी, कब कौन सा कंपटीशन हो रहा है, कल कौन सा नया रूल लागू हो रहा है, वो सारी चीजें। तो जब फ्रेंच टाउन हॉल से क्रॉस हो रहा था तो उसने क्या देखा, बुलेटिन बोर्ड के बाहर भीड़ लगी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले कितने सालों से, 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें हैं वो उसी टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, की हम कौन सी लड़ाई हार गए, द ड्राफ्ट, कौन सा लेटर आया, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर क्या क्या नया ऑर्डर आया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और वो रुका नहीं, वो चलते चलते यही सोचने लगा कि अब क्या नई खबर आई होगी, अब क्या नया होगा। Then as I hurried by as fast as I could go, और वो जितना तेजी से चल रहा था स्कूल की तरफ बढ़ रहा था, द ब्लैकस्मिथ मीन्स सुनार, जो सोने का काम करते हैं, वो तो गोल्ड स्मिथ होते हैं। ब्लैकस्मिथ जो लोहे का काम करते हैं, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लैकस्मिथ को, ये लोहा पिघला रहा है, क्यों, ताकि लोहे को एक शेप दे सके। ये लोहार इनको हम हिंदी में कहते हैं। तो जब आप मान सकते हैं कि ये है वॉचर, एग्जैक्टली ये ओरिजिनल फोटोग्राफ तो वॉचर की नहीं है, बट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए लगाया हुआ था कि आप अच्छे से समझ सके। जो ब्लैकस्मिथ था, वॉचर जिसका नाम था, हु वॉज देयर, जो वहां पर था, विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन, इसका ये साथी जो कि इसके काम में इसकी मदद कर रहा था, उसके साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, जो कि न्यूज पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बॉब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब यहां पे जो बब है, हम लोग बोलते हैं ना, ए लड़के इधर आओ, छोटू इधर आओ, ए बेटा बच्चे, उसी तरीके से उसने बब बोला, एक यंग बॉय को बुलाने के, लैड, लड़का, जो भी आप कह सकते हैं। और उसने बोला, तुम इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास भी बहुत वक्त है स्कूल जाने के लिए। भाई वॉचर के दिमाग में क्या था कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी, कल से नए टीचर आएंगे, तो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो स्कूल। मगर आगे देखिए क्या हुआ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। फ्रांस को लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। क्यों, क्योंकि फ्रेंच ऑलरेडी लेट हो चुका था। एंड रीच एम हेमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और फ्रेंच चलते चलते एम हेमिल का जो गार्डन था उनके घर के बाहर का, वहां पहुंच जाता है, क्योंकि एम हेमिल स्कूल के ही कैंपस में रहते थे। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसिल। सही बात है, जब स्कूल, या तो जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जब स्कूल शुरू होता है तब बहुत शोर होता है, या तो जब छुट्टी दोपहर में हो जाती है तब बहुत शोर होता है। तो यहां पे फ्रेंड्स कहता है जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत शोर शराबा होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसकी आवाज सड़क तक आ जाती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो आप जिस डेस्क पे आप बैठ के लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसकी आवाज ओपन करने, बंद करने की। लेसन्स रिपीटेड इन यूनाइसन, सब एक साथ कोई लाइन या कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, वेरी लाउड, तेज आवाज में। एंड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम ध्यान से चीजें सुन रहे हो। एंड द टीचर ग्रेट वी आर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर जो अपना जो रूलर है वो जो टेबल पर रैप करते हैं बार बार, ताकि बच्चे शांत हो जाएं, उसकी आवाज। ये सारा शोर शराबा हर स्कूल में स्टार्टिंग और एंड में होता है। यहां पे कुछ क्लासरूम का सीन है, आप देख सकते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, मगर अभी बहुत ही वहां का एटमॉस्फियर काम था, क्वाइट, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं बस चुपचाप अपनी डेस्क तक पहुंच जाना चाहता था कि ताकि मुझे कोई देखे ना। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मगर उस दिन वहां पर बहुत ज्यादा शांति थी, जैसे कि संडे मॉर्निंग को होती है। ना आपका ना मेरा स्कूल कभी संडे को तो खुला नहीं है, संडे को स्कूल में शांति रहती है।
तो फ्रेंड्स में हमेशा वो इस चीज का फायदा उठा लेता था कि बच्चे शोर कर रहे हैं, टीचर रैप कर रहे हैं, वो धीरे से चुपचाप अपनी डेस्क तक पहुंच जाए। बट आज ऐसा नहीं है, आज चारों तरफ शांति है। और ये शांति क्यों है ये आपको पता चलेगा। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी देयर प्लेसेस। और ने खिड़की से अंदर झांक कर क्या देखा कि उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो फेलो थे स्टूडेंट्स, वो सब अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। And M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। और M. Hamill जो उसके टीचर है, वो जो आयरन रूलर है बड़ा सा, उसको अपने आर्म में लेके इधर से उधर टहल रहे हैं। अब M. Hamill अपना रूलर अपने आर्म के अंदर में रख के इधर से उधर टहल रहे हैं। फ्रेंड्स ने अभी विंडो से झांका है कि उसके सारे क्लासमेट्स बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों? फ्रेंड्स जब क्लास के अंदर पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ, इसको देखने के लिए आपको मेरी पार्ट 2 की वीडियो देखनी होगी। उसके आगे का एक्सप्लेनेशन आपको उस वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नाउ यू ऑल कैन टेक अ ब्रेक। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। गो एंड हैव वाटर, गो एंड हैव सम रेस्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस स्टोरी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन करना है, मुझ तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, या किसी भी नए टॉपिक पे आप कोई वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बना के दूं आपको, तो आप मुझे इस नंबर पे बता सकते हैं 7518277277। एक और नंबर है 7458014635। तो माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।